अमित ने दूसरी शादी की और सौतेले बेटे पर बहुत जुल्म करता। वह सारा दिन गाय बछड़े चराता और जब श्याम को घर लौटता तो वह उसे चमड़े की चप्पल से मारने लगता और उसके अपने सगे बच्चे यह दृश्य देखकर तालियां बजा रहे होते। एक दिन गली से गुजरते हुए एक व्यक्ति ने देखा तो वह उसे चुपके से अपने साथ भोपाल ले गया। यूं 17-18 साल बीत गए तो इन्हीं तालियां बजाने वाली संतान ने अमित को उठाकर बाहर फेंक दिया। वह कचरे के ढेर पर लेटा हुआ था कि एक बड़ी गाड़ी पास आकर रुकी तो अमित दंग रह गया यह देखकर कि उसमें धर्मी मुफ्त की रोटियां तोड़ता है। बछड़ों का पेट भरा हुआ नहीं लगता, इन्हें चराया भी है या फिर खुद आराम करके वापस आ गया। अमित ने चमड़े की चप्पल उठाए रखी थी और अपने सौतेले बेटे को बेरहमी से पीटता जा रहा था। सौतेला बेटा विक्की था जो सारा दिन बछड़े चराने के बाद श्याम डले घर लौटा था। बछड़ों का पेट भरा हुआ था और वह संतुष्ट खड़ी जुगाड़ी कर रहे थे। विक्की ने वापसी पर रास्ते में आने वाले एक ट्यूबवेल से इन्हें पानी भी पिला दिया था ताकि घर पहुंचकर कोई शिकायत ना हो। लेकिन अमित को तो उसे मारने का बहाना चाहिए था। वह पूरा दिन मेहनत करता था लेकिन इसके बावजूद शाम को जब विक्की घर आता तो उसके हिस्से में सिर्फ मार और अपमान आता था। चमड़े की खड़ाऊ उसके कमजोर शरीर पर बार बार पड़ रही थी। उसकी बाहें लाल हो चुकी थी और पेट पर नील उभर आए थे। वह दांत बेचकर सब बर्दाश्त कर रहा था। उसकी आंखों में आंसू जरूर थे मगर होठ खामोश थे। यही पर बस नहीं होती थी बल्कि अमित के अपने बच्चे सामने बैठे तालियां बजा रहे होते। उनके चेहरों पर मासूमियत नहीं बल्कि सीखा हुआ जुल्म झलक रहा था। वह अपने पिता को देख देख कर हंस रहे थे जैसे यह सब कोई खेल हो। विक्की की हर सिसकी उनके लिए तमाशा बन चुकी थी। घर का आंगन धूल से भरा हुआ था और इसी धूल में विक्की गिरता संभलता रहता था। उसकी माँ सुदेश दरवाजे के पास खड़ी सब देख रही थी। उसके होठ का कप कपा रहे थे मगर आवाज मौन थी। वह अपनी दशा और अपने निर्णय के बोझ तले दबी हुई थी। उसकी आंखों में बेबसी थी जो किसी को दिखाई नहीं देती थी। अमित का संबंध एक निर्धन परिवार से था। उसका पिता पैरों से दिव्यांग था और सारी जिंदगी मेहनत मजदूरी करके उसने अमित को पाला था। कच्चा सा मकान था जिसकी दीवारों में दरारें थी और छत वर्षा में टपकती थी। बचपन में अमित ने दरिद्रता को बहुत करीब से देखा था। उसने उपवास भी किए थे और लोगों का तिरस्कार भी सहा था मगर समय बीतने के बावजूद निर्धनता ने उसका पीछा न छोड़ा। वह युवा हुआ तो उसने भी मजदूरी शुरू कर दी मगर भाग्य जैसे रूठा हुआ था। कठिन परिश्रम के बावजूद उसके हालात ना बदले। वह अंदर ही अंदर जलता रहता था। उसे लगता था कि संसार ने उसके साथ अन्याय किया है। इन्हीं दिनों उसके बाग ने पलटा खाया और उसके लिए एक संपन्न विधवा का प्रस्ताव आया। वह लोग अधिक पढ़े लिखे नहीं थे मगर जिम्मेदार थे। उन्होंने विश्वास दिलाया था कि जो भी सुदेश से विवाह करेगा उसे सुदेश के हिस्से की जमीन दी जाएगी। इसके साथ साथ उसके हिस्से के पशु भी उसे मिल जाएंगे। उन दिनों यह बात बहुत बड़ी समझी जाती थी कि किसी के पास निजी जमीन हो और घर में पशु मौजूद हो। अमित के लिए सपने जैसी बात थी। उसे लगा जैसे उसकी सारी कमियां समाप्त हो जाएंगी। अमित की माँ इस रिश्ते के पक्ष में नहीं थी। उसे अंदेशा था कि विधवा की जिम्मेदारी सरल नहीं होती।
मगर अमित ने किसी न किसी की नहीं सुनी। वह अपने निर्धन जीवन से तंग आ चुका था। रूप रंग का अच्छा था, मगर उसे ज्ञात था कि केवल सौंदर्य से पेट नहीं भरता। उसने बहुत सोच समझकर सुदेश से विवाह करने का निर्णय ले लिया। सुदेश विधवा थी और उसका पहले पति से एक बेटा विक्की था। सुदेश समय काफी सुंदर थी। उसके अब सपने ऊंचे थे, मगर भाग्य ने उसे जल्दी विधवा बना दिया था। जब उसका पहला पति मर गया तो उसने दूसरे विवाह से मना कर दिया था। वह अपने बेटे के साथ जीवन बिताना चाहती थी, मगर भाई बहनों ने उसकी एक ना सुनी। वह युवती थी और अकेली स्त्री का समाज में जीना सरल नहीं होता। उन्होंने यह सोचकर कि कल को उसे सहारे की आवश्यकता होगी, उसका विवाह अमित से कर दिया। शुरू के दिनों में अमित ने सुदेश को बहुत प्यार दिया। वह उसके लिए उपहार लाता और उसकी हर बात मानता था। सुदेश उसके इस व्यवहार पर विश्वास करने लगी। उसे लगा कि शायद विधाता ने उसे दूसरा अवसर दिया है। शुरू में उसने विक्की के साथ भी अच्छा व्यवहार किया, उसे गोद में उठाता और बाजार ले जाता। सुदेश के भाई बहन निश्चित हो गई कि बच्चा सुरक्षित हाथों में है। मगर जैसे ही सुदेश अमित के बच्चे की मां बनने वाली हुई, सब बदल गया। अमित के व्यवहार में कठोरता आ गई। उसने विक्की के साथ उपेक्षा शुरू कर दी। पहले उसने उसका स्कूल छुड़वाया। उसने बहाना बनाया कि घर की स्थिति अनुमति नहीं देती, मगर वास्तविक कारण कुछ और था। उसे डर था कि अगर विक्की पढ़ लिख गया तो बड़ा होकर अपने पिता की संपत्ति का दावा करेगा। वह जानता था कि कानूनी रूप से संपत्ति विक्की का अधिकार है। यही डर उसके दिल में विष बनकर भर गया था। उसने सोचा कि अगर वह विक्की को दुर्बल और प्रायश्चित बना देगा तो वह कभी सिर उठाकर नई बात नहीं करेगा। उसने उसे बछड़े चराने पर लगा दिया। सुबह सवेरे वह उसे पशुओं के साथ खेतों की ओर भेज देता। विक्की नंगे पैर धूल और कांटों पर चलता था। ग्रीष्म ऋतु में धूप उसके सिर को झुलसा देती और शीत ऋतु में उसके हाथ सुन हो जाते, मगर वह चुप रहकर सब सहता था। उसे पता था कि अगर उसने जरा सी भी शिकायत की तो मार उसका भाग्य बन जाएगी। शाम को जब वह वापस आता तो आशा करता कि शायद आज कुछ अच्छा हो, मगर अमित को आंखों में हमेशा संदेह होता था। वह पशुओं को पेट टटोलता जैसे कोई दोस्त ढूंढ रहा हो। अगर कोई बछड़ा जरा सा भी कमजोर लगता तो सारा दोष विक्की पर डाल देता। उसे मुफ्तखोर कहकर पुकारता और खड़ा उठा खड़ा उठा लेता था। विक्की के कान यह शब्द सुन सुनकर सुन हो चुके थे, मगर दिल हर बार घायल हो जाता था। सुदेश का दिल अंदर से टूट रहा था। वह जानती थी कि उसका बेटा ही उसका दोष है, मगर वह अपने दूसरे बच्चों के भविष्य के डर से चुप रहती थी। उसे डर था कि अगर उसने आवाज उठाई तो उसका घर उजड़ जाएगा। उसकी चुप्पी विक्की के लिए सबसे बड़ी सजा बन गई थी। विक्की कभी कभी अपनी माँ की ओर देखता था। उसकी आंखों में सवाल होता था, मगर जुबान पर कुछ ना आता था। वह समझ चुका था कि उसकी रक्षा करने वाला कोई नहीं है। घर का वातावरण अत्यंत कठोर हो चुका था। अमित के दिल में ईर्ष्या और डर ने स्थान बना लिया था। उसे लगता था कि विक्की उसके परिश्रम पर अधिकार करना चाहता है। हालांकि विक्की ने कभी ऐसी सोच भी ना रखी थी। वह तो केवल शांति चाहता था। उसे अपने पिता की धुंधली सी स्मृति थी जो उसे कंधों पर बिठाता था। वह यादें ही उसका सहारा थी। हर शाम का दृश्य एक जैसा होता था। धूल उड़ती थी और खड़ा की आवाज गूंजती थी।
बच्चे तालियां बजाते थे और सुदेश आंसू पूंछती रहती थी। विक्की जमीन पर गिरा होता था, मगर उसकी शांति में एक अजीब धैर्य था। वह जानता था कि चिल्लाने से कुछ नहीं बदलेगा। उसने दुख को अपने अंदर दफन करना सीख लिया था। उसकी आंखों की चमक फीकी पड़ चुकी थी, मगर कहीं ना कहीं उसके दिल में आशा की एक नन्ही सी लो बची थी, जो हर अत्याचार के बावजूद बुझने से मना करती थी। यही इस घर की प्रतिदिन की कहानी थी। एक और डर था और दूसरी ओर मौन था। एक और लोभ था और दूसरी ओर निश्चलता थी। और इस सब के बीच विक्की खड़ा था, जो अपनी उम्र से कहीं अधिक बोझ उठाए हुए था। उसके जीवन का हर दिन एक परीक्षा बन चुका था और हर शाम एक दंड। मगर वह फिर भी अगली सुबह पशुओं के साथ निकल जाता, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। यही उसकी सहनशीलता थी और यही उसका मौन प्रतिरोध था। उस दिन भी दृश्य वही था। शाम ढल रही थी, आकाश पर लालिमा फैल रही थी और आंगन में धूल उड़ रही थी। विक्की बछड़ों को गौशाला में बांधकर अभी सीधा खड़ा ही हुआ था कि अमित ने फिर शोर मचाना शुरू कर दिया। उसके हाथ में वही चमड़े की खड़ाऊ थी, आंखों में गुस्सा और जुबान में विष। वो बिना कुछ सुने विक्की पर बरस पड़ा। खड़ाऊ की आवाज आंगन में गूंज रही थी। विक्की के कंधे झटके खा रहे थे, मगर वह चीख नहीं रहा था। उसकी खामोशी पहले से भी गहरी हो चुकी थी। गली से एक अंधेड़ उम्र का व्यक्ति गुजर रहा था। उसका नाम हरपाल था। वह इसी मोहल्ले का पुराना निवासी था और सब परिस्थितियों से परिचित था। उसने कई बार विक्की को पशु चराते देखा था। वह जानता था कि यह बच्चा अमित का सौतेला बेटा है। उसने यह भी देखा था कि सुदेश अब अमित के डर और मोह के उलझे हुए संबंध में इस प्रकार बन चुकी है कि अपने ही बेटे पर होने वाला अत्याचार भी सहन कर लेती है। मगर आज दृश्य कुछ अधिक ही क्रूर था। हरपाल रुक गया। उसके कदम जैसे जमीन में धंस गए। उसने देखा कि अमित पूरी शक्ति से खुड़ाऊ बरसा रहा है और उसके अपने सगे बच्चे एक और खड़े हंस रहे हैं। उनके चेहरे पर वही पुरानी संवेदनहीनता थी। हरपाल के दिल में आग भी सी भड़क उठी। वो कुछ क्षण दुविधा में रहा, फिर आगे बढ़ा और ऊंची आवाज में बोला, बस करो अमित, कब तक इस बच्चे पर हाथ उठाओगे? अमित चौंक कर रुका। उसने घूर कर हरपाल को देखा और कड़वाहट से बोला, तुम अपने काम से काम रखो। यह मेरा घर है और मेरा मामला है। हरपाल ने विक्की की ओर देखा। उसकी आंखें लाल थी, मगर उनमें आंसू नहीं थे, जैसे वह रोना भी भूल चुका हो। हरपाल का दिल कांप गया। वह जानता था कि विवाद करने से कुछ प्राप्त नहीं होगा। उसने चुप रहकर विक्की की ओर सहानुभूति भरी दृष्टि डाली और वहां से चला गया। मगर उस दिन के बाद वह बेचैन रहने लगा। कुछ दिन बाद सुबह का समय था। विक्की नित्य के भांति पशुओं को लेकर खेतों की ओर जा रहा था। धूप अभी प्रखर नहीं हुई थी। रास्ता सुनसान था। हरपाल पहले से एक पेड़ के नीचे खड़ा उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। विक्की ने उसे देखा तो चौंक गया। हरपाल ने कोमलता से उसे आवाज दी और पास बुलाया। वो कुछ दूरी पर रुक गया, जैसे डर रहा हो कि कहीं कोई देख ना ले। हरपाल ने धीमी आवाज में पूछा, बेटा तुम खुश हो ना इस घर में? विक्की ने नजरें झुका ली। कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, मुझे आदत हो गई है। यह शब्द सुनकर हरपाल का दिल दुख से भर गया। उसने कहा, अगर तुम्हें यहाँ से निकलने का मौका मिले तो क्या तुम जाना चाहोगे? विक्की ने पहली बार उसकी आंखों में देखा।
उसकी आंखों में डर भी था और एक हल्की सी आशा भी। उसने कुछ ना कहा, मगर उसकी चुप्पी ही उत्तर थी। अगले कुछ दिन हरपाल ने योजना बनाई। वह जानता था कि यह काम आसान नहीं है। अगर अमित को पता चल गया तो आफत आ जाएगी। एक दिन उसने मौका देखा जब अमित शहर गया हुआ था और सुदेश घर के कामों में व्यस्त थी। विक्की बछड़े चरा कर वापस आ रहा था। हरपाल ने उसे रास्ते में रोक लिया। उसके हाथ में एक छोटा सा थैला था। उसने कहा, अगर तुम मेरे साथ चलोगे तो मैं तुम्हें ऐसी जगह ले जाऊंगा जहां कोई तुम पर हाथ नहीं उठाएगा। तुम पढ़ सकोगे और कुछ बन सकोगे, मगर यह बात किसी को पता नहीं होनी चाहिए। विक्की का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने एक बार पीछे मुड़कर अपने गांव की ओर देखा। वो मिट्टी का घर और वह आंगन जहां उसने बचपन बिताया था। उसने अपनी माँ का चेहरा याद आया। आंखों में नमी तैर गई, मगर फिर उसे हर शाम की मार याद आई। उसने साहस करके सिर हिला दिया। हरपाल उसे चुपचाप बस स्टैंड की ओर ले गया। किसी ने उन पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। इस प्रकार विक्की उस गांव से निकल गया जहां उसकी पहचान केवल एक पीड़ित बालक की थी। भोपाल नगर उसके लिए बिल्कुल नया था। ऊंची इमारतें और कोलाहल से भरी सड़कें। हरपाल ने उसे अपने एक परिचित के पास रखवा दिया जो एक गैराज चलाता था। शुरू में विक्की ने बहुत परिश्रम किया। दिन में काम और रात को पढ़ाई। वह हर वह चीज सीखना चाहता था जो उसे सशक्त बना सके। साल बीतते गए। उसकी मेहनत रंग न लाने लगी। उसने शिक्षा पूर्ण की और व्यापार में कदम रखा। उसकी आंखों की वह मध्यम लो अब अग्नि बन चुकी थी। इधर गांव में कोहराम मचा था। जब विक्की वापस न आया तो अमित ने कुछ दिन ढूंढा, फिर उपेक्षा कर ली। उसने सबको यही बताया कि लड़का खुद भाग गया है। सुदेश के दिल में टिस रही, मगर वह चुप रही। समय बीतता गया। अमित के अपने बच्चे जवान हो गए। वह पिता की कठोरता और लोभ सीख चुके थे। घर की जमीन धीरे धीरे बिकने लगी। अमित का शर्म कम हो और क्रोध अधिक हो गया था। उसके अब बच्चे अब उसकी बात सुनने को तैयार ना थे। 17-18 साल बीत गए। वह बच्चे जो कभी विक्की पर तालियां बजाते थे, अब समय पिता से उब चुके थे। एक दिन झगड़ा इस सीमा तक बढ़ा कि उन्होंने अमित को धक्के देकर घर से निकाल दिया। उसके हाथ में सिर्फ एक पुरानी चादर थी। वह लड़खड़ाता हुआ गली में आ गया। किसी ने उसे ना रोका। घर की दीवारें जर्जर थी। आंगन वीरान था। पशु भी ना रहे थे। जो धन के सपने थे देखे थे, वह धूल हो चुके थे। अमित कचरे के ढेर के पास जाकर बैठ गया। उसकी आंखों के सामने अतीत के दृश्य घूम रहे थे। उसे वह सामत याद आई जब वह विक्की को मारता था और बच्चे तालियां बजाते थे। आज वही बच्चे उसे घर से निकाल चुके थे। उसके शरीर में अब शक्ति ना थी। आवाज भी क्षीण हो चुकी थी। अमित कचरे के ढेर के पास अधमरा पड़ा था। शीतल हवा उसके कमजोर शरीर से टकरा रही थी। आंखें धुंधला चुकी थी, मगर यादें स्पष्ट थी। उसे हर वह शाम याद आ रही थी जब वह खड़ा उठाकर विक्की पर बरसाता था। उसे वह तालियां याद आ रही थी जो उसके अपने बच्चे बचाते थे। उसे अपनी आवाज याद आ रही थी जो घृणा से भरी होती थी। आज वही आवाज उसके गले में अटक गई थी। उसके होंठ कांप रहे थे और दिल में एक अनजाना डर उतर रहा था। उसी पल गली में उजाला फैला। एक लंबी सी गाड़ी आकर रुकी। मोहल्ले के बच्चे शौक से देखने लगे। अमित ने भी कमजोर गर्दन उठाई।
गाड़ी का दरवाजा खुला। पहले एक साधारण वेशभूषा पहने मध्यम आयु का व्यक्ति उतरा। उसके चेहरे पर गरिमा थी और मगर अहंकार नहीं। फिर पिछली सीट से एक युवक बाहर आया। उसके पहनावे में सादगी थी मगर शैली में आत्मविश्वास। उसकी आंखें गहरी थी और उनमें सालों की मेहनत की चमक। अमित की सांस रुक सी गई। वह चेहरा परिचित था। समय ने उसका स्वरूप बदला था मगर आंखें वही थी, वही शांत आंखें जो कभी मार खाते समय भी शिकायत नहीं करती थी। विक्की कुछ कदम आगे बढ़ा। उसने अपने पिता को कचरे के ढेर के पास पड़ा देखा तो उसकी आंखों में नमी उतर आई। वह क्षण विचित्र था। ना विजय का गर्व था, ना प्रतिशोध की ज्वाला, केवल एक गहरी चुप्पी थी। विक्की के दिमाग में भोपाल के दिन घूमने लगे। उसे याद आया जब हरपाल उसे लेकर इस बड़े शहर में आया था। कोई विलासता नहीं थी। वह एक छोटी कोठरी में रहते थे। दिन भर गैरेज में लोहे की चिंगारियों के बीच काम करता और रात को थकी आंखों से किताबें खोल लेता था। कई बार हाथ जल जाते थे, कई बार नींद आंखों पर हावी हो जाती थी मगर उसे अपने अतीत की मार याद आती और वह जाग जाता। हरपाल ने भी उसके साथ मेहनत की। दोनों ने मजदूरी की। हरपाल ने उसे कभी अनाथ महसूस नहीं होने दिया। उसने कहा था, बेटा, पुरुषार्थ का मार्ग लंबा जरूर होता है मगर गंतव्य निश्चित होता है। साल बीत गए। विक्की ने शिक्षा पूर्ण की, एक छोटा सा व्यवसाय शुरू किया। धीरे धीरे उसने अपने पैर जमा लिए। वह अत्यधिक धनवान नहीं बना मगर प्रतिष्ठित बन गया। उसके पास ईमानदारी की कमाई थी और सिर उठाकर जीने का साहस था। आज वह इसी गांव में वापस आया था जहां से वह एक पीड़ित बालक की हैसियत से निकला था। वह धीरे धीरे अमित के पास आया। अमित की आंखों में डर और शर्म तैर रही थी। उसके होंठ हिल रहे थे मगर शब्द नहीं निकल रहे थे। विक्की ने झुक कर उसे सहारा दिया और पास पड़े पत्थर पर बिठा दिया। मोहल्ले वाले स्तब्ध थे। वह सोच रहे थे कि शायद आज कोई प्रतिशोध का दृश्य देखने को मिलेगा। विक्की ने धीमी आवाज में कहा, मैं तुमसे अपने साथ किए का बदला क्या लूं? नियति तुमसे बदला ले चुकी है। यह शब्द कोमल थे मगर इनमें बरसों का भार था। अमित की आंखों से आंसू बहने लगे। वह कुछ कहना चाहता था मगर शब्द साथ नहीं दे रहे थे। उसके अपने बच्चे दरवाजे से झांक रहे थे। वही बच्चे जो कभी तालियां बजाते थे। आज उनके चेहरों पर डर था। विक्की ने घर की ओर देखा। दीवारें टूट चुकी थी। आंगन वीरान था। वह सपने जिनके लिए अमित ने अत्याचार किया था मिट्टी में मिल चुके थे। उसने गहरी सांस ली और कदम अंदर की ओर बढ़ाया। कमरे के कोने में सुदेश बैठी थी। बाल सफेद हो चुके थे और चेहरे पर समय की रेखाएं गहरी हो चुकी थी। उसने दरवाजे पर खड़े विक्की को देखा तो जैसे सांस रुक गई। वह लड़खड़ाते कदमों से उसकी ओर बढ़ी। माँ और बेटे के बीच कुछ पलों की खामोशी थी। फिर सुदेश ने उसके चेहरे को दोनों हाथों में ले लिया। आंखों से आंसू बह निकले। विक्की ने भी उसके हाथ थाम लिए। उसने कोई उलाहना नहीं किया। ना यह पूछा कि उसने उसे बचाया क्यों नहीं, ना यह कहा कि वह चुप क्यों रही। उसने सिर्फ इतना कहा, माँ, मैं ठीक हूँ। आपके आशीर्वाद ने मुझे संभाल लिया। सुदेश के होंठ कांप रहे थे। वह क्षमा मांगना चाहती थी मगर विक्की ने उसके होठों पर हाथ रख दिया। उसकी आंखों में शांति थी। उसने घर की टूटी दीवारों को देखा और फिर अपने भाइयों की ओर। उसने जेब से एक लिफाफा निकाला और मेज पर रख दिया। इसमें कुछ पैसे थे और जमीन के कागजात।
उसने कहा, यह सब आप लोगों के लिए है। मैं अपना अधिकार लेने आया था, मगर यहाँ आकर समझ आया कि मेरा अधिकार तो मुझे जीवन पहले ही दे चुका है। अमित दरवाजे पर बैठा सब सुन रहा था। उसका सिर झुका हुआ था। विक्की उसके पास आया। उसने शांति से उसके हाथ में कुछ पैसे रखे और कहा, अपना ध्यान रखना। फिर वह मुड़ा। उसके कदम मजबूत थे मगर दिल भारी था। उसने एक बार फिर अपनी माँ को देखा। सुदेश की आंखों में आशीष था। वह बाहर निकला, गाड़ी के पास पहुंचकर रुका। उसे अपने अंदर अजीब सी शांति अनुभव हुई। उसने बदला नहीं लिया मगर उसके दिल का भार उतर गया था। वह जानता था कि जीवन का न्याय इंसान के हाथ में नहीं होता। जैसे अमित अपने कर्मों का फल पा चुका था, वैसे ही हर व्यक्ति अपने कर्म का परिणाम पाता है। गाड़ी धीरे धीरे गली से निकल गई। मोहल्ले वाले देर तक खड़े देखते रहे। अमित जमीन पर नजरें जमाए बैठा था। समय ने अपना फैसला सुना दिया था। विक्की वापस लौट चुका था अपने उस सफर की ओर जो उसने मेहनत और धैर्य से बनाया था। उसके दिल में बैर नहीं था। वह जानता था कि विधाता का विधान देर से ही सही मगर चलता जरूर है, और इंसान को आखिर में अपने कर्मों का सामना करना ही पड़ता है। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक जरूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे एसके की जुबानी 2.0 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी ही एक और मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।